ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। एंसर माहौल के साथ सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंसर शानदार वाली आपका रिवीजन हो रहा है एंड आई होप दिस लेक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। आइए सरकार अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 टाइम ऑफ सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 12 गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बोलता है, सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बोलता है और सेक्शन नंबर 14 व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उसके लिए सेक्शन नंबर 14 बोलता है। आइए बच्चों ये तीन सेक्शन हम रिवाइज करते हैं। पहले बात कर रहे हैं किसकी, सेक्शन नंबर 12 की रिगार्डिंग गुड्स। गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या कि जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन लायबिलिटी आएगी जीएसटी पे करने की। एंड सर वो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, ये फॉलोइंग सबसेक्शन डिफाइन करते हैं। तो सर जीएसटी के टाइम ऑफ सप्लाई को लायबिलिटी से लिंक कर दिया सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 ने। आइए सबसेक्शन 2 से जो बात शुरू होती है मेनली वो क्या कहता है। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 बोलता है गुड्स के केस में, ध्यान से सुनना मेरी बात को सर, गुड्स के केस में बोला है क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्या बोला बच्चों, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। पर हाँ गुड्स के केस में बोल दिया है क्या, अगर एडवांस रिसीव हुआ है, अगर एडवांस रिसीव हुआ तो ऐसे केस में उस एडवांस के अमाउंट पे अभी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ध्यान देना बच्चों, सर जीएसटी आने से पहले गुड्स के एडवांस रिसीव होने पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो जीएसटी में भी गवर्नमेंट ने क्या किया सर, एक एग्जेम्पशन देके बोल दिया क्या, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ तो जितना एडवांस रिसीव हुआ है उस पर अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जब आप इनवॉइस इश्यू करेंगे तभी टैक्स पे करना। क्लियर सर। पर ध्यान देना टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन टाइम सप्लाई आ गया है, मतलब सप्लाई के स्कोप में आ गया। जिस मैंने सप्लाई में आपको पढ़ाया था सप्लाई के स्कोप में आ गया मतलब वो टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा, पर उतने एडवांस अमाउंट पर जो अभी रिसीव हुआ जिसके लिए सप्लाई नहीं हुआ है उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आइए सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सर पर अगर आपने टाइमली बिल इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए वही क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई होता है। अब सर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया कि नहीं किया पता कैसे पड़ेगा, सही सर वो दिया सेक्शन 31 में कि टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस। तो सर टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस क्या होता है बच्चों, वो दिया सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 बोलता है क्या, इन केस ऑफ गुड्स, मैं बात कर रहा हूं गुड्स की, जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है वहां पर ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है वहां पे जब कस्टमर को आपने गुड्स अवेलेबल करवाया, व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, या जब उसको गुड्स डिलीवर किया है वही क्या हो जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई, जब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है तब। एंड सर थर्ड, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या है मालिक, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो या तो सप्लायर पीरियडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा या फिर कस्टमर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियडिकली कुछ अमाउंट पे करेगा। क्लियर। तो सर या तो कस्टमर हमको पेमेंट कर रहा है वो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर रहा है कौन, सप्लायर, उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। प्लस अगर कभी भी आपने जो गुड्स भेजा है वो सेल ऑन अप्रूवल बेस पे, सेल ऑन अप्रूवल बेस पे है तो ऐसे केस में सर आप डिलीवरी चालन के थ्रू गुड्स भेजेंगे और वहां पर जब गुड्स रिमूव किया वहां से 6 मंथ या एक्चुअल सप्लाई जब उसने अप्रूवल दे दी वो व्हिचएवर इज अर्लियर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। अगर आपने टाइमली इनवॉइस इशू कर दिया तो ऐसे केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए वो दिन या जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बस हाँ एडवांस रिसीव होने पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। तो सर जैसे सट्टा खेला आपने, जुआ खेला, क्लियर, कैसीनोज वगैरह में आपने पैसा दिया तो ऐसे केस में आपने जैसे ही पैसा दिया है भले वो एडवांस है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम छोड़ दीजिए, बाकी सारे केस में गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे एडवांस पे टैक्स पे करना होगा। भारत माता की जय। ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 2। आइए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जहां जहां रेसिपिएंट लायबल है, पहले हम गुड्स के बारे में बात करें बेटा, फिर सर्विसेज के पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 बोलता है जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबल होता है वहां वहां रेसिपिएंट लायबल होगा। रेसिपिएंट अगर लायबल है तो सर उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। आप रेसिपिएंट के एंगल से सोचिए बेटा, मान लो मैं रेसिपिएंट हूं, क्लियर सर, तो रेसिपिएंट को जब गुड्स रिसीव हो गया वो दिन या जब उसने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, when the recipient made the payment to the supplier, अच्छा पेमेंट कर दिया मतलब या तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग पेमेंट या फिर एक्चुअल डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। क्लियर। या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे क्योंकि रेसिपिएंट लायबल है तो जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ वो दिन, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या होगा बेटा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट या एक्चुअल डेबिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर। एंड सर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, मान लो कोई पर्ची कोई डॉक्यूमेंट इश्यू कर दिया इंस्टेड ऑफ इनवॉइस तो ऐसे केस में वहां से 31st डे काउंट करना पड़ेगा। क्लियर। और अगर इन तीनों डेट से
टाइम ऑफ सप्लाई डेडलाइन नहीं होता, तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने रिवर्स चार्ज में बोला है, बोले रेसिपिएंट ने जब वो खर्चा बुक किया होगा, जब वो ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया होगा, उस दिन ही मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, अगर इन तीनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है तो। क्लियर, डन। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला। अब कहां का रिवर्स चार्ज लगता है वो आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। आइए सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, जहां पे भी आपने वाउचर और कूपन्स इश्यू किए फॉर गुड्स, तो अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, मतलब आपको पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट ये वाला गुड्स ही आप मिलने वाला है, जैसे सर गोल्ड ज्वेलरी का वाउचर, तो ज्वेलरी ही मिलने वाली, तो ऐसे केस में जब आपने वाउचर इश्यू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई है, भले बाद में रिडीम कराया नहीं किया उसे कंसर्न नहीं है, पर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, जैसे सुपरमार्केट का वाउचर बेटा, तो ऐसे केस में जब आपने वाउचर दिया तब पता नहीं था क्या परचेज होने वाला है इसके अगेंस्ट, सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, तो जब आप वाउचर रिडीम कराएंगे वो दिन होगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, सेक्शन 13 सेक्शन में 12, अच्छा ध्यान देना बेटा, वाउचर वाला जो मैंने पढ़ाया आपको, ये सेक्शन में 12 हो या 13 हो, प्रोविजंस एब्सोल्युटली सेम है, मतलब गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 सेम है बेटा। क्या बोलता है सर, रेसिडुअल प्रोविजन, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 2, 3 और 4 से डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट था, अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट था तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पर अगर सर सप्लायर बिल्कुल ही चोर है भाई, मतलब रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, रजिस्टर्ड ही नहीं है बेटा, तो ऐसे केस में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, जब गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करेंगे, जब वो रिकवरी करेंगे वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे कि भाई इन्वेस्टिगेशन वगैरह में पता पड़ा कि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो और सर टाइम ऑफ सप्लाई लायबिलिटी आ रही है टैक्स की, तो लायबिलिटी कब आएगी, जिस दिन आप टैक्स पे करते हो उस दिन की रेट ऑफ, उस दिन का टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आइए सर सेक्शन में 12 सबसेक्शन 6 और सेक्शन में 13 सबसेक्शन 6 बोलता है क्या, जैसा हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर ओवर एंड अबव द प्राइस, अगर किसी सप्लायर ने कस्टमर से इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा कुछ रिकवरी किया है, तो ऐसे केस में वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है, पर उस इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे, उस एडिशनल अमाउंट पर टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जिस दिन वो एडिशनल अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच एडिशनल अमाउंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन में 12 सबसेक्शन 6 खत्म होता है। अब एग्जांपल के बताता हूं बेटा, मान लो आपने 1 लाख रुपए का कोई गुड सप्लाई किया। क्लियर, अब सर 1 लाख का जब गुड सप्लाई किया, फरवरी महीने में सप्लाई किया, फरवरी महीने में सप्लाई किया, इनवॉइस इश्यू किया, तो फरवरी मंथ इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर, जैसे 14 फेब को सप्लाई किया तो 14 फेब इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स फॉर ₹1 लाख। कस्टमर को 2 महीने का क्रेडिट दिया आपने, लेट हो गया पेमेंट करने में, 6 महीने बाद उसने पेमेंट किया, आपने 5,000 रुपए उसे इंटरेस्ट भी ले लिया, तो सर मान लो उसने जाके पेमेंट कब किया, दिसंबर महीने में पे किया मान लो, तो सर दिसंबर मंथ में आपने उसे 1 लाख तो ले ही लिया, साथ में 5,000 भी इंटरेस्ट अलग से और लिया, तो 5,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा क्या, दिसंबर। जब वो पेमेंट रिसीव होता है, मान लो 15 ऑफ दिसंबर को रिसीव होता है, 15 दिसंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 5,000, और 1 लाख के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा, वो 14 फरवरी बेटा। भारत माता की जय। ये आपका सेक्शन में 12 पूरा खत्म होता है। अब ये था गुड्स के रिगार्डिंग। आइए अब सेक्शन में 13 पढ़ते हैं हम, सर्विसेज के रिगार्डिंग। अगेन सेक्शन में 13 सबसेक्शन 1 भी बोलता है क्या, सबसेक्शन 1 ने लिंक किया कि लायबिलिटी को टाइम ऑफ सप्लाई से, कि लायबिलिटी आएगी टैक्स पे करने की कब, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा सर्विसेज के लिए। अब सर सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, ये फॉलोइंग सबसेक्शन बताएंगे। सबसेक्शन 2 जो सबसे पहला सेक्शन है, सबसे काम का सेक्शन है, वो बोलता है क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्या बोला बच्चे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब ध्यान देना बच्चों, अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो ऐसे केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और हाँ, एडवांस पेमेंट अगर रिसीव होता है तो जितना एडवांस आया उतने पे लायबिलिटी आ जाएगी, पर अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1,000, कितना बेटा, अप टू ₹1,000, तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। वहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, 1,000 रुपए तक का एडवांस है तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो अभी टैक्स पे करें इस एडवांस अमाउंट पे, आप चाहे तो बाद में टैक्स पे करना जब आप इनवॉइस इशू करेंगे तब, अभी हमें चिंता नहीं है। क्लियर। अच्छा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, एडवांस रिसीव हुआ है, जब भी पेमेंट रिसीव हुआ है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कब मानेंगे बेटा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट सप्लायर के लिए, या फिर डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बेटा। तो सर अब बात आती है क्या, अगर टाइमली बिल इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर टाइमली बिल इशू नहीं किया तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब पॉइंट आता है क्या, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस। तो सर टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस होगा क्या, सर यहां सेक्शन में 31 ने डिफाइन किया है, सर इनवॉइस सर्विसेज के केस में 30 डेज का टाइम दिया, तो सर जिस दिन सर्विसेज प्रोवाइड करी, जब सर्विसेज कंप्लीट करी, वहां से 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए। पर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और एक इंश्योरेंस कंपनी के केस में बोल दिया क्या, 45 डेज का टाइम है आपको इनवॉइस इशू करने का। प्लस अगर कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपका और बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, इफ देयर इज अ सीजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ऐसे केस में जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है उस दिन ही
सर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उतने अमाउंट का जितना काम आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होती है तो पहली बात तो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस बोलते हैं किसको बेटा, अगर कोई भी सर्विस कंटिन्यूसली कॉन्करेंटली और रिकरेंटली आप प्रोवाइड करो फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। प्लस ध्यान देना बेटा यहाँ पे इनवॉइस कब इशू करना होता है, जैसे बिल्डिंग कंप्लीशन वाला जो होता है परसेंटेज कंप्लीशन पे आपको पेमेंट की लायबिलिटी आती है, तो सर अगर ऐसा कोई इवेंट फिक्स है ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच रेसिपिएंट इज लायबल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, तो जब वो इवेंट होगा, जब रेसिपिएंट पे लायबिलिटी क्रिएट होगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सप्लायर को। ठीक है, यहाँ 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। सेकंड, अगर कोई ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है बेटा, जैसे टेलीफोन बिल आता है बेटा, तो ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स होता है इसके अंदर मंथली बेस पर, तो ड्यू डेट या उससे पहले पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उतने अमाउंट का जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है फॉर मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लायर। क्लियर, सप्लायर विल इशू द इनवॉइस। एंड थर्ड, अगर ना तो कोई पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है ना कोई ऐसा इवेंट फिक्स है जब रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी, तो ऐसे केस में जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब तब उतने अमाउंट का उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ध्यान देना 30 दिन का वक्त यहाँ पे नहीं मिलता है, तो दिस इज द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस। अगर आपने विद इन दिस टाइम लिमिट इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान रखना, मैंने लेक्चर के अंदर बड़ी अच्छी आपको प्लानिंग भी बताई थी इसके अंदर कि सर कैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं 30 दिन का आप टाइम लिमिट यूज करके बच्चों। क्लियर। प्लस ध्यान देना, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। इसका बड़ा सुंदर इलस्ट्रेशन, बड़ा सुंदर एग्जांपल, बड़ा सुंदर क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चनर बुक में दे रखा है, वो जरूर करिएगा बेटा। ओके सर। और हाँ, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और टेलीकॉम कंपनीज और अदर नोटिफाइड सप्लायर को गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर आप अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहे हो हैविंग द सेम पेन नंबर, तो ऐसे केस में आप चाहे तो सर जब वो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को आप सर्विस दे रहे हो उसका जब पेमेंट वो कस्टमर वो जब डिस्टिंक्ट पर्सन आपको करेगा वो दिन या क्वार्टर खत्म होने से पहले एक इनवॉइस इशू कर देना। आप सर्विस वाइज इनवॉइस इशू नहीं करेंगे चल जाएगा, आप क्वार्टरली भी बिल इशू कर देंगे तो भी चल जाएगा। या तो कब, या तो जो रेसिपिएंट पार्टी है वो उसकी, सॉरी मैंने पेमेंट बोला, वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है वो दिन, बुक्स ऑफ अकाउंट में जब वो एडजस्टमेंट करता है ना सर, क्लियर, इंटर कंपनी या सॉरी इंटर ब्रांच, तो सर जिस दिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट किया, एंट्री करी वो दिन, या क्वार्टर खत्म होने से पहले जिस क्वार्टर में आपने सर्विसेज दी व्हिचएवर इज अर्लियर, आप क्या कर देना सर इनवॉइस इशू कर देना। बाकी हर ट्रांजैक्शन वाइज आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अब टाइमली बिल इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर। एडवांस के केस में जितना एडवांस रिसीव होता है दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। प्लस सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो और दे रखा है, बोल रखा है क्या, अगर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ये डिटर्मिनेबल नहीं है, तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा उस दिन ही सप्लायर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ओके चलिए, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 आई होप समझ में आ रहा है। सर पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखेंगे तो माहौल बनेगा, एक एक पॉइंट कनेक्ट कर दूंगा, गारंटी है जितना क्विक होगा उतना इफेक्टिव रिवीजन होगा, उतना आपका टाइम बचेगा एंड उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि सर कम वक्त में मेरा पूरा पोर्शन कवर हो रहा है। इसलिए आप पूरा ध्यान यहाँ रखें, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखेंगे, डेफिनेटली मजा आने वाला है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 बोलता है जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है वहां रेसिपिएंट के एंगल से देखना, तो जब जब रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया, क्लियर सर, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर मतलब डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट या एक्चुअल डेबिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, या फिर सर 61st डे, गुड्स के केस में था 31st डे, यहाँ है क्या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इन दोनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो जब रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस इसका एक एक्सेप्शनल प्रोविजन है, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं रिवीजन में इन चीजों को छोड़ देते हैं, पर इनका क्वेश्चन बनता है बेटा, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो यू आर द रेसिपिएंट, और सर्विस इंपोर्ट करने पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है बेटा। और अगर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया है और सर्विस रेसिपिएंट दोनों कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम 61st डे तक का इंतजार नहीं करेंगे। तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, यहाँ पे 61st डे तक का इंतजार नहीं करेंगे। जब दोनों पार्टी कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, सर्विस रेसिपिएंट इंडिया में है, इंपोर्ट और सर्विस अगर है तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट regarding the transaction या date of making payment whichever is earlier is the time of supply। क्लियर, ये था आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ध्यान देना बेटा, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 वाउचर के केस में क्या होता है, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 5 रेसिडुअल प्रोविजन और सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 6 एब्सोल्युटली वही है जो गुड्स के केस में प्रोविजन थे। आई होप समझ में आया, भारत माता की जय। ये सेक्शन नंबर 12 और 13 खत्म होता है। अब आइए सेक्शन नंबर 14 व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स।
क्लियर? तो ऐसे केस में क्या होगा, याद करो जिन्होंने भी लेक्चर लिए बसंती जय वीरू। तो सर वेन एवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो क्या करने का सर, वहां पे 6 इवेंट बनेंगे। 6 केस को मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर टेबुलर फॉर्म में डाल रखा है बच्चों। यहां देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड को मान लीजिए बसंती के, इसको मान लीजिए जय, इसको मान लीजिए वीरू, एंड सर उससे आपका आंसर बहुत इजी और जल्दी आएगा बेटा, आपको याद भी हो जाएंगे प्रोविजन। तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं दे रखा है बेटा। सेक्शन में 14 में गवर्नमेंट ने बोला व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सपोज 1 अप्रैल से कोई गुड्स या कोई सर्विस, मान लो एक एग्जांपल ले लो, कोई सर्विस पे रेट अभी है कितना 18 हो रहा है, बाद में चेंज होकर कितना 28 या 5% हो रहा है, मतलब रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कुल मिला के चेंज हो रहा है रेट 1 अप्रैल से। तो सर हमारे लिए कौन सी रेट रिलेवेंट रहेगी, क्या टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा? अब सर मान लो 3 इवेंट, सप्लाई, इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट, ये तीनों ही पहले ही हो गए, मार्च या उससे पहले हो गए, तो सर पुरानी रेट ही लगेगी ऑब्वियसली बेटा, नए रेट का कोई मतलब ही नहीं है। तीनों इवेंट बाद में हुए बेटा, पेमेंट भी बाद में आया, इनवॉइस बाद में इशू हुआ है, सर्विस कंप्लीट भी कब हुई है, बाद में हुई है, तो नया वाला रेट ही लगेगा ऑब्वियसली बेटा। पर अगर इन तीनों इवेंट के बीच में कभी रेट चेंज हुआ है, कंप्लीशन पहले हो गया, इनवॉइस पेमेंट बाद में है, या इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 6 केस बनेंगे बेटा। तो उन 6 केस में गवर्नमेंट ने 6 आंसर दे रखे कि इस केस में ये टाइम सप्लाई होगा, इस केस में ये टाइम सप्लाई होगा, और जो टाइम सप्लाई जो दिन आएगा उस दिन जो रेट एप्लीकेबल होगी वो रेट लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? तो 6 केस दे रखे, 6 आंसर, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको उनको याद करने के लिए बड़ा सुंदर आपको मैंने यहाँ पे दे रखा प्रोविजन, देखिए ध्यान से बेटा। सर आप इसको मान लीजिए क्या बसंती, किसको, गुड्स और सर्विस सप्लाइड को, एंड सर इनवॉइस इश्यूड को मान लीजिए जय, एंड सर पेमेंट रिसीव्ड को मान लीजिए क्या वीरू। अब ऐसे केस में देखना बसंती में यस, अच्छा मैंने बॉक्स कैसे बनाया बेटा, बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मैंने 3 केस लिए बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पे लिए यस यस, मतलब सर्विसेज सप्लाइड हो गई, सप्लाई हो गया बिफोर चेंज, और फिर मैं यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन चेंज करता गया बेटा। फिर मैंने लिया क्या यहाँ पर आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सप्लाईज हुई आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यस यस यस, और सर फिर मैंने यहाँ पे चेंज करता गया, और अकॉर्डिंगली आपका टेबल बहुत अच्छे से सुंदरता से बनाया हुआ है बेटा, क्लियर। और एक कोई टेबल नया नहीं बनाया हुआ है, सर्विस टैक्स जब था, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आए थे 2012 में, तब ये चार्ट मैंने बनाया था पहली बार, सर वही से कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे जीएसटी के अंदर, सर्विसेज में जो प्रोविजन थे वही प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अब देखना सर, और उसी टाइम जब बसंती जय वीरू सर एक R&D करके मैंने बनाए थे, जो आज भी काम आ रहे हैं, और बहुत इफेक्टिव रिविजन के लिए बेटा आपके लिए। आइए बच्चों, सर बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सर सर्विसेज कंप्लीट हो गई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यस क्लियर, पर इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में आए, नो है मतलब वो बिफोर नहीं है मतलब नो है, क्लियर, दोनों बाद में आए। तो सर बसंती के लिए देखो यस है, और जय वीरू दोनों साथ में देखो दोनों नो है, हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में जय और वीरू जो भी पहले पहुंचेगा बसंती उसकी, तो सर बसंती अकेली जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा मतलब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, क्लियर। बसंती अकेली नहीं है, बसंती के साथ कौन है, जय, जय की बात मानेंगे, बसंती के साथ कौन, वीरू, वीरू की बात मानेंगे। देखिए बसंती अकेली जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती उसकी, बसंती के साथ कौन, जय, जय की बात मानेंगे, बसंती के साथ कौन, वीरू, वीरू की बात मानेंगे, और भारत माता की जय। और इस अकॉर्डिंग आपका आंसर बहुत इफेक्टिवली आ जाएगा, भारत माता की जय हो जाएगी सर, हाँ है ना भाई? आइए वापस मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों हुआ क्या आखिर। सर देखिए यहाँ 6 केस थे, मैंने उनको 6 बॉक्स में डाल दिया सो दैट आपका इजीली आपको चीजें याद हो जाए। सर सर्विसेज सप्लाई होगी बिफोर चेंज, यस, इनवॉइस बिफोर नहीं है आफ्टर आया, पेमेंट भी बाद में आया। मान लो 1 अप्रैल से रेट चेंज हुई तो पेमेंट और इनवॉइस दोनों बाद में बेटा, बस सर्विसेज कंप्लीट पहले हो गई, सप्लाई गुड्स हो या सर्विसेज हो सप्लाई पहले हो गया, उससे मतलब नहीं है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर सर्विसेज कंप्लीट पहले हो गई, इनवॉइस भी पहले इशू हो गया पर पेमेंट बाद में आया, कोई मतलब नहीं है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विसेज कंप्लीट पहले हो गई, पेमेंट भी पहले आ गया पर इनवॉइस बाद में इश्यू हुआ, है ना? तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब नहीं, जब पेमेंट रिसीव हुआ है सर उससे मतलब है, और पहले जो रेट थी वो लग जाएगी बच्चों। सर आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सर्विसेज बाद में कंप्लीट हुई है पर इनवॉइस पहले इश्यू हो गया, पेमेंट भी पहले ही आपको रिसीव हो गया, क्लियर, नो मतलब पहले आ गया बेटा। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जैसे मार्च में रेट था 18%, बाद में रेट बढ़ गया, तो सर इनवॉइस भी पहले आ गया, पेमेंट भी पहले आ गया, क्लियर। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और उस दिन आपकी लायबिलिटी आएगी और उस दिन की रेट से लायबिलिटी आएगी, मतलब पुराने रेट से लायबिलिटी आएगी बेटा। सर सर्विसेज कंप्लीट हुई आफ्टर चेंज, यस, इनवॉइस भी बाद में, पर पेमेंट एडवांस आ गया, कोई मतलब नहीं है, पेमेंट भले ही एडवांस आ गया, वी डोंट केयर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब जो बाद में रेट ऑफ टैक्स होगा वो एप्लीकेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकलेगा। एंड सर सर्विसेज कंप्लीट होगी बिफोर चेंज, यस। सर
इनवॉइस इशू का बिफोर से नो, पेमेंट आपने क्या कर दिया सर पेमेंट कब आया, बाद में आया बेटा, हाँ है ना भाई, तो सर ध्यान देना बेटा, भले ही आपने इनवॉइस पहले इशू कर दिया है, पेमेंट बाद में आया है, क्लियर, सिंस सर्विसेज कंप्लीट भी बाद में हुई, इसलिए बाद वाला रेट ही लेंगे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आता है उस दिन की रेट से टैक्स लगता है, भारत माता की जय, और टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन आएगा उस दिन ही लायबिलिटी आएगी, क्लियर। तो ये 6 केस दे रखे, इन 6 केस को याद करने का मैंने तरीका बता रखा है, बसंती जय वीरू, उससे आपको चीजें याद भी हो जाएगी बेटा। हाँ, देश कौन सा बेटा, इंडिया। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट सर क्या होता है, वैसे डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पूरे टाइम ऑफ सप्लाई में क्या होता है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट, और एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। पर सर देश कौन सा अपना, इंडिया। मान लो 1 अप्रैल को रेट चेंज होकर 28% हो गई, पहले थी 18%, तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया, इनवॉइस मार्च में इश्यू कर दिया, पेमेंट मान लो बाद में आया, एक्चुअल बैंक में क्रेडिट हुआ कब, 15 अप्रैल को, पर लोगों ने बुक्स अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी 31 मार्च को ही कि हमको तो पेमेंट आ गया है, तो बैंक में क्रेडिट लेट हुआ, इसलिए सर 31 मार्च की जो रेट होगी वो लग जाएगी। इसलिए सर इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक प्रोवाइजो डाल दिया, सर 1 साल बाद डाला, जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आया था ना सर, लोगों ने 1 साल तक मजे लिए इसके, फिर गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है लोग मजे ले रहे, तो यहाँ पे प्रोवाइजो डाला और बोल दिया क्या, whenever there is change in rate of tax और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, इन दोनों के बीच में अगर रेट चेंज हुई है, क्लियर, तो वैसे नॉर्मली क्या होता है सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पर अगर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, इन दोनों के बीच में अगर रेट चेंज हुआ है और जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके 4 वर्किंग डे के बाद में अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, तो सर जब बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है वही डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। सर 4 वर्किंग डे के अंदर अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया तो सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी द सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, और अकॉर्डिंगली आप टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। पर 4 वर्किंग डे के बाद में अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ तो जब बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है दैट इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, और अकॉर्डिंगली फिर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। क्लियर, भारत माता की जय। और इसी के साथ सेक्शन नंबर 14 भी खत्म होता है अब, और इसी के साथ ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी खत्म होता है अब। ध्यान रखिएगा अपना टाइम आएगा नहीं, आपका टाइम आ चुका है, लगा दो अपना पूरा दम, क्योंकि सर अगर आपने पूरा दम लगाया है तो सर आपसे हम फोटोग्राफ लेके सर हम खुशियां मनाएंगे और सबके साथ बांटेंगे खुशियां। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट डेट। सर आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपकी सफलता के लिए, लग जाओ, पूरा दम लगा दो, पूरी पॉजिटिव एनर्जी लगा दो, नेगेटिविटी को दूर कर दो और सर लग जाओ काम पे। एंड सर दिस इज द हार्ड टाइम, और सर ये वक्त अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करके निकाल दिया डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। वी आर विथ यू गाइस, माहौल बनाइए, मस्त होके बढ़िए एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड सर कमेंट में माहौल जरूर लिखना, माहौल बनेगा सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।